ईयर 1977 यूपी के गाजियाबाद में जाने माने उद्योगपति जेडी जैन के घर पर एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है हर्षवर्धन। जेडी जैन गाजियाबाद के एक मशहूर उद्योगपति थे और यहीं पर इनकी जैन रोलिंग मिल के नाम से फैक्ट्री थी। इस वजह से इनके घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो वो अपने पुत्र यानी कि हर्षवर्धन को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हर्षवर्धन जब बड़ा होता है तो उसके पिताजी गाजियाबाद के ही एक नामी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं। अब 90 के दशक में उसकी इंटर तक की पढ़ाई पूरी हो जाती है और हर्षवर्धन का दाखिला बीबीए कोर्स के लिए गाजियाबाद के ही एक मशहूर प्राइवेट कॉलेज में करवा दिया जाता है। बीबीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद हर्षवर्धन अपने पिता से आगे की पढ़ाई विदेश से करने की डिमांड करता है। हर्षवर्धन के पिता जेडी जैन का उन दिनों गाजियाबाद में रोलिंग मिल का बिजनेस काफ़ी जोर शोर से चल रहा था और इसी समय पर उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में मार्बल माइंस के कारोबार में कदम रखा और इनका यह बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल पड़ा। इन दोनों बिजनेस की वजह से जेडी जैन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उनको अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दिलानी थी ताकि पढ़ लिख कर वो उनका बिजनेस भी संभाल सके। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए हर्षवर्धन को MBA करने के लिए लंदन भेज दिया जाता है। हर्षवर्धन जब लंदन से MBA की पढ़ाई करके वापस आया तो इसके पिता गाजियाबाद के ही रहने वाले कांग्रेस के एक मशहूर नेता आनंद जैन की बेटी से इसकी शादी करवा देते हैं। आनंद जैन गाजियाबाद में 1976 से 2000 तक करीब 26 साल कांग्रेस की यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे थे। एक तरफ पिता मशहूर बिजनेसमैन, दूसरी तरफ ससुर जी कांग्रेस के जाने माने नेता। हर्षवर्धन के तो जैसे दोनों हाथों में लड्डू थे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन एकाएक ही समय का पासा पलटा और जो आलीशान जिंदगी हर्षवर्धन जी रहा था उस पर अचानक से ग्रहण लग गया। दरअसल सन 2000 में दिल का दौरा पड़ने से हर्षवर्धन के पिता जेडी जैन की मृत्यु हो जाती है और यहीं से उनके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जेडी जैन के निधन के बाद उनका फैमिली बिजनेस ठप पड़ गया और मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के कारण उन्हें अपने बिजनेस में काफ़ी लॉसेस का सामना भी करना पड़ा। अपने पिता के ठप पड़ चुके व्यापार को हर्षवर्धन वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास भी करता है, लेकिन व्यापार को वापस खड़ा कर पाने में सफलता नहीं मिलती। पिता के निधन और बिजनेस में हो रहे नुकसान के कारण हर्षवर्धन के ऊपर पूरे परिवार का दबाव था। अब इस दौरान हर्षवर्धन बुरी तरह से परेशान रहने लगा और धीरे धीरे उसके दिमाग पर शॉर्टकट का भूत सवार होने लगा और यहीं से कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, तांत्रिक गुरु चंद्रस्वामी। गाजियाबाद के किसी मशहूर कारोबारी के माध्यम से हर्षवर्धन की मुलाकात उस समय के कुख्यात तांत्रिक गुरु चंद्रस्वामी से होती है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हर्षवर्धन के ससुर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और गुरु चंद्रस्वामी का इनके घर पर आना जाना लगा रहता था, इसलिए इसके ससुर ने ही इसको तांत्रिक चंद्रस्वामी से मिलवाया था। ये जो गुरु चंद्रस्वामी था इसका जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था और इसका मूल नाम नेमचंद जैन था। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये काठमांडू और बिहार के अलग अलग आश्रमों में रहने लगे थे। कथित तौर पर या उनके खुद के दावे के अनुसार कहें तो उन्हें तकरीबन 4 वर्ष की तपस्या के बाद कुछ तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति हुई और तब से अलवर का रहने वाला नेमचंद जैन गुरु चंद्रस्वामी बन गया। कई लोगों का मानना था कि चंद्रस्वामी तंत्र मंत्र और काला जादू करके लीगल मामले, व्यापार, चुनाव इत्यादि में सक्सेस दिलाता है और इसकी यह बात धीरे धीरे ऊपर तक जाने लगी और धीरे धीरे कई नेता, अभिनेता और बड़े बड़े व्यापारी भी इसके अनुयायी बनते गए। धीरे धीरे चंद्रस्वामी कितना पावरफुल व्यक्ति के रूप में एस्टेब्लिश्ड हो गया था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके मित्रों में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, बहरीन के शेख ईसा बिन सलमान, हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर और भगोड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे नाम आते थे। चंद्रस्वामी के आश्रम में अक्सर तंत्र मंत्र, हवन, विशेष पूजा पाठ और अंधेरी रातों में होने वाले अनुष्ठानों की चर्चाएं भी चलती रहती थी, जहां VIP व्यक्तियों को निजी तौर पर बुलाया जाता था। इतने बड़े बड़े लोगों से संपर्क होने के साथ ही चंद्रस्वामी 1980 से 1990 के दशक में लगातार कंट्रोवर्सी में भी गिरा रहा। उस पर हवाला लेन देन, करेंसी का मिसयूज, हथियारों की इलीगल डीलिंग और दूसरे कई प्रकार के गंभीर आरोप भी लगे थे। जब हर्षवर्धन गुरु चंद्रस्वामी से मिलता है तो उन्हें अपनी इच्छाओं के बारे में और बिजनेस में हुए नुकसान के बारे में बताता है। अब यहीं पर जीव विज्ञान या बायोलॉजी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म आती है, म्यूचुअलिज्म।
म्यूचुअलिज्म एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करते हैं, जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सपेकर बर्ड और कुछ लार्ज मैमल्स का रिलेशन। ऑक्सपेकर नाम का जो पक्षी है वो भैंसे, गेंडे और कुछ मोटी चमड़ी वाले जानवरों की पीठ पर बैठकर उनकी स्किन से पैरासाइट्स यानी कीड़े मकोड़ों को खाता है। इससे ऑक्सपेकर पक्षी को भोजन मिलता है और जानवर को पैरासाइट से छुटकारा मिलता है, यानी कि उन दोनों को अपना अपना बेनिफिट मिलता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रस्वामी और हर्षवर्धन दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद म्यूचुअलिज्म के जरिए एक दूसरे के अंदर अपना बेनिफिट खोजते हैं। हर्षवर्धन को शॉर्टकट के जरिए जल्द से जल्द पैसे कमाने थे और चंद्रस्वामी को खुद को भी एक बड़ा प्लेयर बनने का शौक था। चंद्रस्वामी को हर्षवर्धन के अंदर एक ऐसा आदमी नजर आता है जो उनके इंटरनेशनल नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत कर सकता था। अब चंद्रस्वामी और हर्षवर्धन दोनों साथ में लंदन जाते हैं और यहीं से चंद्रस्वामी हर्षवर्धन को इंटरनेशनल ट्रेड और राजनयिक संबंधों के माध्यम से पैसे कमाने के सपने दिखाता है। यहाँ पर कहानी में दो और किरदारों की एंट्री होती है, अदनान खगोसी और एहसान अली सैयद। चंद्रस्वामी लंदन में हर्षवर्धन की मुलाकात इन दोनों से करवाता है। अदनान खगोसी सऊदी अरब का एक कुख्यात हथियार तस्कर और बिजनेसमैन था जो 1980 के दशक में दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिना जाता था। उस पर हथियारों की अवैध डीलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके थे। खगोसी के अलावा एहसान अली सैयद हैदराबाद मूल का एक तुर्की नागरिक था। यह भी एक इंटरनेशनल फ्रॉडस्टर था जो बड़ी बड़ी कंपनियों और कई देशों की तमाम सरकारों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका था। अदनान खगोसी और एहसान अली सैयद दोनों व्यक्ति तांत्रिक चंद्रस्वामी के इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रमुख खिलाड़ी थे, जिन पर पहले से ही धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों के गंभीर आरोप लगे हुए थे। चंद्रस्वामी ने हर्षवर्धन को इन लोगों से इसलिए मिलवाया ताकि वो हर्षवर्धन के माध्यम से अपने नेटवर्क का विस्तार कर सके। हर्षवर्धन पढ़ा लिखा था और उसने लंदन के नामी कॉलेज से MBA भी कर रखी थी, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट कैसे काम करता है इस चीज की उसे पूरी जानकारी थी। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में फैले अवैध कारोबार की जानकारी वो अदनान खगोसी और एहसान अली सैयद से जुटाता है और फिर अपने मिशन में लग जाता है। इस दौरान हर्षवर्धन ने देखा कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहर इन्वेस्टमेंट, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम के लिए बड़े सेंटर है। चूंकि टैक्स को लेकर यहाँ की सरकारें इतने सख्त नहीं हैं, इसलिए अब हर्षवर्धन ने इसी जगह से अपनी सेल कंपनीज की नींव रखनी स्टार्ट की और बैंक अकाउंट्स का नेटवर्क स्थापित किया। हर्षवर्धन ने यहाँ अलग अलग लोगों से मिलकर कई तरह के अवैध ट्रांजैक्शन किए। UAE के अलावा लंदन में भी नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है और यहाँ के भी नियम कानून काफी आसान है। टैक्स में भी छूट मिल जाती है, इसलिए हर्षवर्धन ने यहाँ से भी अपनी कुछ सेल कंपनीज को रजिस्टर करवाकर उन्हें ऑपरेट करना चालू कर दिया। इस प्रकार 2005 से 2015 के बीच हर्षवर्धन ने कुल 162 विदेश यात्राएं की, जिसमें से वो तकरीबन 54 बार UAE और 22 बार यूनाइटेड किंगडम गया। वह इन यात्राओं का उपयोग अपनी पहुंच और अपनी इंटरनेशनल पावर का प्रदर्शन करने के लिए किया करता था, जिससे लोगों के ऊपर अपना रुतबा जमा सके और किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। इस दौरान हर्षवर्धन ने एक सैटेलाइट फोन भी खरीदा, जिससे वो विदेश में बैठे अपने आकाओं और अपने साझेदारों से कम्युनिकेट किया करता था, ताकि उसकी कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सके और वो आसानी से अपना काला कारोबार चला सके। सैटेलाइट फोन क्या होता है और यह कैसे काम करता है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अब तक हर्षवर्धन मॉरिशस और कैमरून जैसे अलग अलग 17 छोटे छोटे देशों की यात्राएं करके वहां पर अपने अवैध इंटरनेशनल कारोबार को खड़ा कर चुका था। अपने काम के लिए उसने केवल ऐसे देशों को ही चुना जहां पर उसे रूल्स, रेगुलेशन और टैक्स को लेकर कुछ लूप होल दिखे। इस प्रकार उसने अलग अलग देशों में कुल 25 सेल कंपनीज बनाई और इन्हीं देशों में अपने अलग अलग बैंक खाते भी खुलवाए। सेल कंपनीज ऐसी कंपनियां होती है जिनका रियल वर्ल्ड में ना तो कोई बिजनेस होता है और ना ही कोई ऑफिस। इन कंपनीज के अंदर कोई एम्प्लॉय या किसी तरह का स्टाफ भी कार्यरत नहीं रहता। ये कंपनीज एक फर्जी ईमेल एड्रेस और एक फर्जी बैंक अकाउंट के साथ केवल कागजों पर मौजूद रहती है। जैसे ही हर्षवर्धन के पास कोई ब्लैक मनी आती तो वो उसको अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं डालता, क्योंकि ऐसा करने पर सरकार को उस पैसे का सोर्स बताना पड़ता है या उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि वो पैसा कहाँ से आया, और जवाब नहीं मिलने पर तुरंत ED या CBI के माध्यम से पकड़े जाने का डर भी होता है। इस सिस्टम से बचने के लिए उसके ये सेल कंपनीज काम में आती थी।
जब भी हर्षवर्धन के पास कोई मोटा अमाउंट आता तो वो उस अमाउंट को हवाला चैनल या किसी दूसरे सीक्रेट तरीके से देश से बाहर भेज देता और फॉरेन में अपनी बनाई हुई किसी सेल कंपनी के अकाउंट में वो पैसा जमा करवा देता। अब उस पैसे को लीगल दिखाने के लिए उसके पास दो रास्ते होते थे। या तो वो उस विदेशी सेल कंपनी से भारत में किसी अपनी ही कंपनी में निवेश के रूप में पैसा भेज देता, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI कहते हैं, या ऑप्शन 2 अपनी ही किसी दूसरी सेल कंपनी के माध्यम से फर्जी इनवॉइस बनाकर बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखा देता। मान लीजिए कि कंपनी A दुबई में है और कंपनी B सिंगापुर में है। अब कंपनी A ने कंपनी B को कथित तौर पर कंसल्टिंग सर्विस दी और 50 करोड़ रुपए की इनवॉइस बना दी। अब B कंपनी 50 करोड़ रुपए A कंपनी को भेजती है। ऐसे ही उस पैसे को B कंपनी से C में, C से D में घुमा दिया जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है और ये सारी कंपनियां ही हर्षवर्धन की होती है। इस प्रकार जब पैसा कई देशों और कई कंपनियों में घूमता रहता है तो पैसा कहां से आया उसका रियल सोर्स छुप जाता है। इससे ऐसा दिखता है कि यह पैसा किसी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से आया है और आखिर में जब वो पैसा भारत लौटता है तो वो साफ सुथरा निवेश या कमाई की तरह दिखता है। इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं। पैसों के इस फर्जी ट्रांजैक्शन से हर्षवर्धन को एक साथ 2 फायदे मिलते थे। एक तो उसका ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता और दूसरा वो इन कंपनीज के फर्जी ट्रांजैक्शंस और फर्जी टर्नओवर दिखाकर कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता और अपने जाल में फंसाता। हर्षवर्धन की पूरी जिंदगी एकदम मजे से कट रही थी, लेकिन तभी सन 2011 में खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिलती है कि दिल्ली के गाजियाबाद में कोई व्यक्ति सैटेलाइट फोन्स का उपयोग कर रहा है। सूचना के आधार पर गाजियाबाद के कविनगर थाने की पुलिस हर्षवर्धन के घर पर छापा मारती है और उसे सैटेलाइट फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस के रिकॉर्ड में उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का यह शुरुआती संकेत था। सैटेलाइट फोन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, भारत में इसको रखना इलीगल क्यों है और हर्षवर्धन इसे किस काम में उपयोग में लेता था। सैटेलाइट फोन की कीमत आमतौर पर 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से यह इससे ज्यादा भी हो सकती है। इनकी कॉल रेट भी लगभग 80 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति मिनट तक होती है। सैटेलाइट फोन सामान्य फोन की तरह किसी नेटवर्क या टावर से कनेक्टेड नहीं रहते, बल्कि इन फोन से निकलने वाले सिग्नल सीधे सैटेलाइट तक जाते हैं और फिर वहां से वो सिग्नल किसी दूसरे सैटेलाइट फोन तक पहुंचते हैं। इसलिए इनसे होने वाली कॉल को ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से सेक्शन 6 वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और सेक्शन 20 टेलीग्राफी एक्ट 1885 के अंतर्गत बिना किसी वैलिड लाइसेंस या बिना किसी वैलिड रीजन के भारत में सैटेलाइट फोन रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि कॉल ट्रेस न होने की वजह से कोई भी व्यक्ति इन फोन का मिसयूज कर सकता है। यदि इन फोन्स का उपयोग करना हो तो सबसे पहले सरकार को यह जानकारी देनी पड़ेगी कि कौन इन फोनों का उपयोग कर रहा है और क्यों कर रहा है, ताकि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न किया जा सके। जिस प्रकार नॉर्मल फ़ोन के सिम कार्ड के लिए एयरटेल, जियो या BSNL जैसी कंपनीज है, उसी प्रकार वर्ल्ड में सैटेलाइट फ़ोन की सेवा देने वाली भी 3 एजेंसी है। UAE की थुराया, USA की इरिडियम कम्युनिकेशन और यूनाइटेड किंगडम की इनमारसेट। थुराया और इरिडियम की सैटेलाइट सर्विसेज भारत में पूरी तरह से बैन है, लेकिन UK की इनमारसेट के साथ BSNL ने एग्रीमेंट कर रखा है। यानी कि भारत में यदि आपको सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करना है तो केवल BSNL की अनुमति लेकर ही कर सकते हैं। ये फ़ोन उस समय उपयोग में आते हैं जब मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जैसे समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके या कोई आपदा की सिचुएशन में। इसलिए इन फोन्स का उपयोग BSF के जवान, रेलवे कर्मी, मछुआरे, वन विभाग के कर्मचारी, जहाज़ों पर रहने वाले नाविक इत्यादि द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी सिक्योरिटी कारणों की वजह से इन फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री इत्यादि। इलीगल तौर पर इनका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों, ड्रग तस्करी इत्यादि के लिए भी किया जाता है, लेकिन इन कामों के लिए थुराया या इरिडियम का फ़ोन ही काम में लिया जा सकता है, क्योंकि BSNL के साथ किए गए एग्रीमेंट के हिसाब से इनमारसेट की सेवा बिना किसी वैलिड लाइसेंस या बिना किसी अनुमति के भारत में काम नहीं करेगी। इसलिए हर्षवर्धन ने अपने पास संभवतया थुराया या इरिडियम का फ़ोन ही रखा हुआ होगा।
हर्षवर्धन को इस मामले में जेल हुई थी और बाद में जमानत भी मिल गई, लेकिन यह मामला अभी भी गाजियाबाद के कविनगर थाने में लंबित पड़ा है। मामले से जमानत मिलते ही अब हर्षवर्धन का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ने लग गया। उसके पास पैसा था, कुछ हद तक पावर भी थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पद नहीं था जिसका उपयोग वो अपने नाम के आगे लगाकर अपना दबदबा कायम कर सके। यहाँ से उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और यहीं से शुरुआत होती है उसके नाम के आगे लगने वाले माइक्रोनेशन टाइटल्स की। माइक्रोनेशन ऐसी संस्थाएं होती है जो खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करती है, लेकिन उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त देश या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे संयुक्त राष्ट्र इत्यादि के द्वारा मान्यता नहीं मिली हुई होती। ये नेशन अक्सर मनोरंजन, किसी राजनीतिक व्यंग्य या किसी व्यक्तिगत सनक के लिए बनाए जाते हैं। अब हर्षवर्धन 2012 में सेबोर्गा जाता है, जो इटली और फ्रांस की सीमा पर एक छोटा सा गांव है, जो ऐतिहासिक दावों के आधार पर खुद को एक स्वतंत्र रियासत मानता है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल स्तर पर इसे देश के तौर पर कोई भी मान्यता नहीं मिली हुई। हर्षवर्धन सेबोर्गा के स्वघोषित प्रतिनिधियों से मुलाकात करता है और उनके सामने अपने आप को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें तरह तरह के लालच देता है, जिसके बदले में उसे स्वघोषित देश सेबोर्गा के ऑफिशियल एडवाइजर या सलाहकार का मानद पद दे दिया जाता है। मानद या ऑनरेरी पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसे सम्मान के रूप में दिया जाता है। इस पद के लिए व्यक्ति को आमतौर पर कोई वेतन या जिम्मेदारी नहीं मिलती, बल्कि यह सम्मान, प्रतिष्ठा या विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अमिताभ बच्चन, इन्हें भी बाहर की कई यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे रखी है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को भी भारत की टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरेरी उपाधि दे रखी है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, लता मंगेशकर, अनुपम खेर जैसे और भी कई नाम हैं जिन्हें मानद उपाधि मिली हुई है। सेबोर्गा से एडवाइजर का पद मिलने के बाद सन 2016 में हर्षवर्धन वेस्ट आर्कटिका से भी ऑनरेरी कंसल की मानद उपाधि ले लेता है। वेस्ट आर्कटिका भी सेबोर्गा की तरह अंटार्कटिका में एक माइक्रोनेशन कंट्री है, जिसे 2001 में अमेरिकी नागरिक ट्रेविस मैक हेनरी ने स्थापित किया था। हर्षवर्धन को पता था कि एक साधारण भारतीय व्यवसायी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े घोटाले करना और लोगों को ठगना मुश्किल होगा, इसलिए उसने इन माइक्रोनेशन से संबंध बनाए और उनसे मानद उपाधियां हासिल की। इन मानद उपाधियों का उपयोग करके वह लोगों पर यह प्रभाव डालना चाहता था कि उसके पास वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सरकारी पहुंच और राजनीतिक प्रभाव है, जिससे लोग उसके झांसे में आसानी से आ सकें। माइक्रोनेशन से मानद उपाधियां प्राप्त करने के बाद जैसे ही सन 2016 बीता, तो हर्षवर्धन के शैतानी दिमाग में एक और विचार आता है। हर्षवर्धन को लगता है कि वो इन काल्पनिक देशों के लिए भारत में एक आधिकारिक प्रतिनिधित्व भी स्थापित कर सकता है, और यहीं से शुरुआत होती है उसके सबसे बड़े फ्रॉड की। सन 2017 में हर्षवर्धन गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक 2 मंजिला बंगला, जिसका मकान नंबर KB 45 था, उसे तकरीबन 1.8 लाख रुपए महीने के हिसाब से किराए पर लेता है। हर्षवर्धन ने इस मकान के अंदर और बाहर उन देशों के झंडे लगाए थे जहां से उसे मानद उपाधि मिली हुई थी। इसके अलावा 2 अन्य काल्पनिक देश लाडोनिया और पोल्विया, जिनका विश्व के मैप पर कोई नामो निशान नहीं है, हर्षवर्धन उनके झंडे भी परिसर के अंदर और बाहर की तरफ लगवाता है। हर्षवर्धन मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर और स्कोडा कंपनी की 4 लग्जरी कारें भी खरीदता है, और इन कारों पर CD यानी कि कॉर्प्स डिप्लोमेटिक और UN जैसे अक्षरों वाली फर्जी नंबर प्लेट्स लगी होती थी, जो अक्सर राजनयिक वाहनों के लिए उपयोग की जाती है। इन कारों को हर्षवर्धन अपने बंगले KB 45 के सामने खड़ी किया करता था। घर के बाहर उसने ग्रांड डची ऑफ वेस्ट आर्कटिका की नेम प्लेट भी लगवाई, जिससे यह लगे कि यह वेस्ट आर्कटिका का आधिकारिक ऑफिस है। इसके अलावा घर के बाहर उसने एक साइन बोर्ड भी लगा रखा था, जिस पर HEHV ज़ेन ऑनरेरी कॉन्सल ऑफ वेस्ट आर्कटिका लिखा हुआ था, जिसमें HE का मतलब था हिज एक्सीलेंसी
यह एक औपचारिक संबोधन होता है जिसका उपयोग विदेशी दूतावास के राजदूतों के लिए किया जाता है। इस साइन बोर्ड से उसकी स्थिति और अधिक प्रभावशाली लगने लगती थी, जिससे वे आम जनता को आसानी से धोखा दे पाता था। बंगले के अंदर हर्षवर्धन अपना एक ऑफिस भी बनाता है, जिसके अंदर की दीवारों पर उसने अपने साथ एडिट करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें भी लगा रखी थी। इन फर्जी तस्वीरों को उसने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी लगाया था। यह तस्वीरें उसकी पहुंच और राजनीतिक प्रभाव का झूठा सबूत थी और आम लोग इन तस्वीरों को देखकर उसकी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। इस प्रकार धीरे धीरे उसने अपने पूरे घर को एक वास्तविक दूतावास का रूप दे दिया था, ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें। अब इस पूरे फर्जी माया जाल को बुनकर हर्षवर्धन धीरे धीरे लोगों को अपने जाल में फंसाने लगा। वह नौकरी की तलाश में घूम रहे बेरोजगार युवाओं को और उनके परिजनों को यूएई, यूके और कनाडा जैसे देशों में हाई पेइंग जॉब्स दिलवाने का झांसा दिया करता था। वह लोगों के सामने दावा करता कि उसे कई देशों के दूतावासों में और कई मल्टीनेशनल कंपनीज में स्पेशल कोटा अलॉटेड है और उन इंस्टीट्यूशंस में उसकी अंदर तक पहुंच है। इस प्रकार के फर्जी दावों से उसने कई लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर प्रोसेसिंग फीस और वीजा फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूले। बेरोजगार युवा, विदेश जाने के इच्छुक पेशेवर और अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे लोग उसके झांसे में आसानी से आ जाते और अक्सर अपनी सारी बचत या कर्जा लेकर उसे पैसे दे दिया करते थे। इसके अलावा कई बड़े बिजनेसमैन को भी इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन में बड़े सरकारी ठेके दिलवाने के नाम पर हर्षवर्धन ने अपने जाल में फंसाया और उनसे करोड़ों रुपए लूटे। हर्षवर्धन की फेक सेल कंपनीज के फर्जी ट्रांजैक्शंस देखकर कई छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारी जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे, अक्सर इन झूठे वादों के बहकावे में आ जाया करते थे। हर्षवर्धन लोगों के पैसे लूटकर अपनी जिंदगी की मौज काट रहा था, लेकिन अब शायद उसके पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था। जुलाई 2025 में यूपीएसटीएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को कई गोपनीय सूत्रों से खबर मिलती है कि गाजियाबाद के कविनगर इलाके में कोई व्यक्ति फर्जी दूतावास चला रहा है और वहां से बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की जा रही है। इसके साथ ही उसकी सेल कंपनीज और हवाला लेन देन के कारण आईबी और रॉ को भी कुछ इनपुट मिले थे। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही यूपीएसटीएफ के कान खड़े हो जाते हैं और एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा कुछ पुलिस कर्मियों की एक उच्च स्तरीय टीम गठित की जाती है। टीम की कमान संभालने के लिए चुना गया था यूपी पुलिस के एसएसपी सुशील घुले को, जो एक बेहद सीनियर पुलिस अधिकारी थे। दिनांक 22 जुलाई 2025 रात के 10:30 पर बिना किसी पूर्व सूचना के एसएसपी सुशील घुले अपनी टीम के साथ कविनगर के बंगले नंबर KB 45 पर पहुंचते हैं। हर्षवर्धन अपने बंगले में बैठा आराम फरमा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी अय्याशी करने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। टीम के द्वारा रात के तकरीबन 11:30 पर सबसे पहले हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया जाता है, ताकि रेड के दौरान उसे कोई भी सबूत नष्ट करने का मौका न मिले। मुजरिम को गिरफ्तार करने के बाद टीम अपने काम पर लग जाती है और रात के 11:30 से लेकर सुबह के तकरीबन 3 बजे तक पूरे बंगले का चप्पा चप्पा छान मारा जाता है। पुलिस के द्वारा इस तलाशी में तकरीबन 44,70,000 रुपए के केस के साथ ही कई हार्ड ड्राइव, कई मोबाइल फोन्स और कई प्रकार के नकली डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त किया गया। इसके साथ ही पुलिस को उसके पास से भारी मात्रा में डॉलर, पाउंड और यूरो जैसी फॉरेन करेंसीज भी मिली। अब पुलिस को कंफर्म हो गया था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से बड़े ट्रांजैक्शन किया करता था और हवाला के माध्यम से विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी किया करता था। रेड के दौरान जांच के लिए फॉरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सही ढंग से इकट्ठा किया जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि हर्षवर्धन ने एहसान अली सैयद के साथ मिलकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से करीब 300 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज कलेक्शन की थी। जांच के दौरान टीम के सामने यह भी आया कि 2002 से 2004 के बीच हथियार तस्कर अदनान खगोसी ने हर्षवर्धन के खातों में सीधे 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए थे। यह पैसा शायद कोई हथियारों की तस्करी या हवाला कारोबार से संबंधित था। यह दर्शाता है कि उसका नेटवर्क कितना गहरा और कितना खतरनाक था, और यदि इसे वक्त पर ना पकड़ा जाता तो यह व्यक्ति देश और समाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था।
23 जुलाई 2025 को हर्षवर्धन को गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आगे की जांच के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड की भी मांग की, ताकि उसके पूरे नेटवर्क, उसके बाकी बचे हुए बैंक खाते, उसकी सेल कंपनीज और उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिल सके। कोर्ट और पुलिस के द्वारा हर्षवर्धन पर BNS की धारा 318, 336, 338, PMLA और हवाला से संबंधित कई आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अलावा उसके ऊपर 2011 में अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बात करें हर्षवर्धन के साथी गुनहगारों की, तो एहसान अली सैयद को 2022 में लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था और वो अभी भी स्विट्जरलैंड की जेल में 6.5 साल की सजा काट रहा है। इसके अलावा अदनान खगोसी और तांत्रिक गुरु चंद्रास्वामी, इन दोनों की सन 2017 में मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी के बाद वेस्ट आर्कटिका जैसे माइक्रोनेशन ने खुद को उससे पूरी तरह से अलग कर लिया और वेस्ट आर्कटिका द्वारा एक ऑफिशियल बयान भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उसे केवल ऑनररी कॉन्सल टू इंडिया का टाइटल दिया गया था, जो केवल एक मानद पद था और उसे कभी एम्बेसडर नहीं बनाया गया। इसके अलावा उसे वेस्ट आर्कटिका से अनिश्चित काल के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। इन सभी मामलों में हर्षवर्धन पर गाजियाबाद न्यायालय में जांच चल रही है, लेकिन यह मामला दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति ने लगभग 25 सालों तक माइक्रोनेशंस की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी का एक जटिल जाल बिछाया और सैकड़ों करोड़ों का घोटाला किया। हर्षवर्धन जैन का यह केस भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक फ्रॉड में से एक माना जाएगा, जिसने देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों को प्रभावित किया है। डिकोड हिंदी की यह पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और आने वाली किसी भी वीडियो अपडेट की सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।